Girls, myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, Sandwa Zuban, Sahagan, Pratapgarh. Boys and girls, as we already discussed autonomic nervous system, today we are going to discuss the second part of the autonomic nervous system is adrenergic system or sympathetic nervous system. ये चाहे बच्चों आप लोगों से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पूछा जाए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर में, या फार्माकोलॉजी में आपका एडरेनर्जिक नर्वस सिस्टम या एडरेनर्जिक ड्रग्स का फार्माकोलॉजिकल सिस्टम पूछा जाए, ये सब एक ही है। तो जो आप ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसी के ऊपर जो दवाएं काम करती हैं वही जो सेकेंड ईयर में आप उसे पढ़ेंगे एडरेनर्जिक ड्रग्स या एडरेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग। तो आपको अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो आज का चैप्टर रहेगा ये फर्स्ट ईयर के लिए ह्यूमन एनाटॉमी में इम्पोर्टेंट है और सेकेंड ईयर के लिए फार्माकोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो ये एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आज आपको हम फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं। आगे इसके हम आगे लेटर में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ड्रग्स का फिर डिस्कस करेंगे एज देयर स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर एंड यूजेस। तो अभी हम यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी का चैप्टर और जो है आपके फार्माकोलॉजी के चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आपके आज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताते हैं, जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा डिप्लोमा इन फार्मेसी में। तो नाउ कम टू द पॉइंट। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आज हम आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वह नर्वस सिस्टम है जो बॉडी में अब स्वतः कार्य करता है, मतलब उसमें वॉल्यूंटरी नहीं होता, वो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता। जैसे हमारे सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ेगा या घटेगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी या घटेगी, या तो हमारे जैसे जो हमारा स्मूथ मसल है अंदर के ऑर्गन्स के वे कॉन्ट्रैक्शन होंगे कि रिलैक्सेशन होंगे, आई की प्यूपिल है हमारे कॉन्ट्रैक्ट होगी कि ये रिलैक्स होगी, हमारा इंटेस्टाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि रिलैक्स होगा, हमारा लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि रिलैक्स होगा, हमारी जो स्मॉल जो आर्ट्रियोल हैं जो वेन्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस करते हैं। तो आज हम अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको पहले ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बता चुके हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है तो नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करते हैं कि आज आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सेकंड पार्ट है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। इसमें क्या होता है कि यह नर्वस सिस्टम शरीर को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे कार्य करता है, तो ये आपके बॉडी को 3F के लिए तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? 3F के लिए तैयार करता है। उसके पहले मैं सबसे पहले आपको हेडिंग कंफर्म कर दूं कि किस किस नाम से ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, या एडरेनर्जिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, या सिंपैथोमाइमेटिक्स किसे कहते हैं, या एडरेनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है। तो ये सारे जो भी हैं दो तीन चार नाम है, ये सब का मतलब एक ही होगा, एक ही क्लास की ड्रग्स रहेंगी। तो आपसे चाहे जिस भी नाम से पूछा जाए आप उसको वही पढ़ेंगे जो पूछा जाएगा। अगला देखिए क्या है, द सिंपैथेटिक सिस्टम इज कंसर्न विद द प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिज्म फॉर द इमरजेंसी। यानी ये किसी भी जीव को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। जैसे कि अगर हम कहें तो 3F के लिए तैयार करता है। अगर आप कहीं रास्ते में अंधेरे में जा रहे हैं और आपको कुत्ते खेल लें, जो वैसे कोई भी जानवर आ जाए, सांप वगैरह कुछ भी आ जाए, लेकिन सिंपली सी है, कुत्ते अगर एकाएक भौंकने लगें बहुत तेज़ी के साथ और अचानक से भौंकने लगें, तो आपका शरीर उस कुत्तों से लड़ेगा कि डरेगा कि भागेगा कि क्या करेगा। उस समय जो है कि शरीर में जो भी रिएक्शन होता है, बिना सोचे जो भी रिएक्शन होता है, वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से के द्वारा कंट्रोल होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह नर्वस सिस्टम हमेशा जो है एक्टिव नहीं होता। यह नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही ये एक्टिव होता है और शरीर को इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। तो इमरजेंसी में आपको क्या करना है, इसके लिए ये आपको तैयार करता है। इसलिए इसे हम इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ये शरीर को फाइट मतलब लड़ना है, फियर मतलब डरना है, सॉरी, ये है आपका फाइट
दूसरा है क्या, फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भाग जाना है, फियर मतलब क्या है, डरना है। तो ये शरीर को 3F के लिए तैयार करना है। आपको लड़ाई करनी है, कि आपको भाग जाना है, कि आपको डरना है, कि आपको डट के सामना करना है। हाँ, ये नर्वस सिस्टम इसके लिए तैयार करता है। जैसे अगर आप बैठे हो और एकाएक सांप आ जाए सामने, तो उस सांप को पकड़ के फेंकना है या सांप को मार देना है, कि सांप को देख के भाग जाना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही डिसाइड करता है। अगला जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए, हमारा क्या है, इसमें लिखा है द सिंपैथेटिक इज नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ये शरीर के नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं होता है। एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे ही हमने आपको पैरासिम्पैथेटिक में बताया था, जैसे पैरासिम्पैथेटिक में बताया था वैसे ही सिंपैथेटिक में बताएंगे। जहाँ दो नर्व आपस में जुड़ रहे हैं उस जगह को हम बोल रहे हैं गैंग्लिया, और यह नर्व फिर आगे जा रही है और एक अंग को जोड़ रही है। किससे जुड़ रही है, एक अंग से जुड़ रही है। किससे जुड़ रही है, एक अंग से जुड़ रही है। तो जहाँ पे जुड़ती है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टर ऑर्गन। क्या बोल रहे हैं उसे, इफेक्टर ऑर्गन। तो गैंग्लिया के पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व। क्या बोल रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व बोल रहे हैं। और गैंग्लिया के बाद वाले को क्या बोल रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व। क्या बोल रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व। ध्यान से देख लीजिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया पे और आपका इफेक्टर ऑर्गन के पास दोनों जगह एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, लेकिन आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका ऐसा नहीं होता। यहाँ गैंग्लिया पे तो एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, यहाँ पे गैंग्लिया पे तो एसिटिलकोलिन रिलीज होगा, परंतु इफेक्टर ऑर्गन पे आपका नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है। तो इसे अपने शब्दों में अगर कहें तो क्या बोल सकते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पे एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पे नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है। तो ये मेन पहचान है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और नॉरएड्रेनालिन की वजह से ही इसे हम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, चाहे नॉरएड्रेनालिन बोलें चाहे नॉरएपिनेफ्रिन बोलें, दोनों का मतलब एक ही होगा। एड्रेनालिन बोलें या एपिनेफ्रिन बोलें, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि नॉरएड्रेनालिन किसी बुक में लिखा है, किसी में नॉरएपिनेफ्रिन लिखा है। चाहे नॉरएड्रेनालिन बोलें चाहे नॉरएपिनेफ्रिन बोलें, दोनों का मतलब क्या है, एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अगला देख लीजिए, एसिटिलकोलिन रिलीज एट द गैंग्लिया। एसिटिलकोलिन कहाँ पे रिलीज हो रहा है, गैंग्लिया पे रिलीज हो रहा है। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है, ये गैंग्लिया के पहले वाली प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है। और दूसरा क्या है, नॉरएड्रेनालिन रिलीज एट द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन के पास नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो रहा है। ये कौन सा भाग है, पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी गैंग्लिया के बाद है क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक। क्या है, गैंग्लिया के बाद क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग है। अगला देख लीजिए आपका एड्रेनर्जिक रिसेप्टार के बारे में। अब हम आप बात करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टार कितने प्रकार के होते हैं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टार दो प्रकार के हैं। एनर्जी रिसेप्टार, दिस रिसेप्टार इज प्रेजेंट एट द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। यानी ये रिसेप्टार कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग पे ही ये रिसेप्टार होते हैं, ये गैंग्लिया पे रिसेप्टार नहीं होते। तो ध्यान से सुन लीजिए, दिस रिसेप्टार प्रेजेंट एट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग आर द कॉल्ड एड्रेनर्जिक रिसेप्टार। यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टार कहाँ पे होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व के एंडिंग पे होते हैं। और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला रिसेप्टार होता है अल्फा रिसेप्टार, दूसरा रिसेप्टार होता है बीटा रिसेप्टार। ये हमारा अल्फा रिसेप्टार है और ये मेरा बीटा रिसेप्टार है। अल्फा रिसेप्टार का जो मेन एक्शन होता है वो क्या होता है, एक्साइटेटरी, यानी यह रिसेप्टार उत्तेजना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बीटा रिसेप्टार का जो मेन एक्शन है वो क्या है, इनहिबिटरी, इसीलिए हमने इसे येलो कलर से कलर कर दिया है। अल्फा रिसेप्टार एक्साइटेटरी के लिए और बीटा रिसेप्टार इनहिबिटरी के लिए। अल्फा रिसेप्टार जो है उसका जो एक मेन एक्शन तो एक्साइटेटरी का है, लेकिन वो आंतों को छोड़ के एक्सेप्ट इंटेस्टाइन, आंतों को रिलैक्स करता है, बाकी सारे जहाँ पे अल्फा रिसेप्टार होते हैं उसको क्या करता है, एक्साइटेटरी। एज द सेम बीटा रिसेप्टार का मेन काम क्या है, इनहिबिटरी है, लेकिन जो किसको, सिर्फ हार्ट को छोड़ के, हार्ट पे इसका काम क्या होता है, इनहिबिटरी नहीं होता, इसका जस्ट
उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि आपको एड्रेनर्जिक रिसेप्टार, अब हम इस एड्रेनर्जिक रिसेप्टार को डिटेल में करते हैं। अल्फा रिसेप्टार भी आपका 2 प्रकार का पाया जाता है। अल्फा रिसेप्टार भी आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो ये 2 प्रकार देख लीजिए। यहाँ पे हमने बताया आपको अल्फा रिसेप्टार, यहाँ पे आपको बता रहे हैं बीटा रिसेप्टार। अल्फा रिसेप्टार में हमने आपको बताया, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे होता है ये अल्फा रिसेप्टार। आपका अल्फा रिसेप्टार देख लीजिए, अल्फा रिसेप्टार होता है ब्लड वेसल्स पे होता है। किसकी ब्लड वेसल्स पे? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें आपका अल्फा रिसेप्टार होता है। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी इनको सिकोड़ देता है। दूसरा देख लीजिए कहाँ पे होता है? स्प्लीन पे होता है और इसको भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। तीसरा क्या होता है? आंखों की प्यूपिल में होता है और इसको क्या करता है? डायलेट करता है। चौथा देख लीजिए कहाँ होता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन में होता है और इसको क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। पांचवा देखिए कहाँ होता है? इरेक्टर पिलाई। इरेक्टर पिलाई क्या होता है? हेयर फॉलिक्यूल में होते हैं और इनको भी क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। और छठा कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है, इनको भी क्या करता है? रिलैक्सेशन काज करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यूपिल को और इंटेस्टाइन को रिलैक्स कर रहा है, डायलेट कर रहा है। बाकी जितने भी हैं उनको भी क्या कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्शन का कार्य कर रहा है। तो अल्फा रिसेप्टर का मुख्य कार्य क्या है? आपका एक्साइटेटरी है, कॉन्ट्रैक्शन है, और सिर्फ आंख को छोड़ के और आँख की प्यूपिल को छोड़ के। अब देख लीजिए अल्फा रिसेप्टर पे जो कार्य कर रहा है मुख्यतः आपका न्यूरोट्रांसमीटर वो कौन सा है? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एक्ट ऑन द ओनली द अल्फा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर पे आपका नॉर एड्रेनालिन कार्य कर रहा है। अब इसी प्रकार से हम आपका बीटा रिसेप्टर देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं? बीटा रिसेप्टर देख लेते हैं। बीटा रिसेप्टर देख लेते हैं। इसी तरीके से बीटा रिसेप्टर में देखिए क्या है? ये क्या है आपके? कहाँ पे है? ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन एंड स्केलेटल मसल। ब्लड वेसल ऑफ स्केलेटल मसल में है ये। इसका जो मुख्य कार्य क्या है? डायलेशन का है। और कहाँ पे है? यूट्रस पे है। यूट्रस पे क्या कार्य कर रहा है? ये रिलैक्सेशन कर रहा है। ब्रोंकाई पे है, ब्रोंकाई पे डायलेशन कर रहा है। इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन में आपका रिलैक्सेशन कर रहा है। और आपका हार्ट में है, हार्ट में आपका क्या कर रहा है? रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे रहा है। यानी इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बढ़ा देता है। यह एक्सेप्शनल केस है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ही ये इसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, बाकी सबको ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये इसका क्या है? एक्सेप्शनल है। ये इसका क्या है? एक एक्सेप्शनल है। और ध्यान से देखिए बीटा रिसेप्टर पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कार्य कर रहा है? तो आइसोप्रेनालिन एक्ट ऑन ओनली द बीटा रिसेप्टर। आइसोप्रेनालिन कहाँ पे कार्य कर रहा है? आपके बीटा रिसेप्टर पे कार्य कर रहा है। तो अभी आपको बताया नॉर एड्रेनालिन कार्य कर रहा है अल्फा रिसेप्टर पे, आइसोप्रेनालिन काम कर रहा है बीटा रिसेप्टर पे। लेकिन एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एड्रेनालिन नर्वस सिस्टम पे सॉरी जो आपका एड्रेनालिन एक्ट ऑन द बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। जो आपका एड्रेनालिन है वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों पर कार्य करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर अल्फा और बीटा का सब टाइप देख लेते हैं। अल्फा और बीटा का सब टाइप देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है? अल्फा 1 रिसेप्टर, दूसरा है अल्फा 2 रिसेप्टर, और यहाँ पे है बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर। तो जो आपका अल्फा 1 रिसेप्टर है प्रेजेंट ऑन द वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। कहाँ पे होता है? वैस्कुलर स्मूथ मसल में होता है। और अल्फा 1 यहाँ पे कौन सा कार्य करता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। कौन सा कार्य कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करता है। दूसरा हमारा कौन सा है? अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन प्री सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल, यानी प्री सिनेप्टिक एड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल पे आपका अल्फा 2 रिसेप्टर होता है। यहाँ पे है हमारा फिर देखिए बीटा रिसेप्टर। तो बीटा भी 2 प्रकार का है। एक हमारा बीटा 1 है, दूसरा हमारा बीटा 2 है। तो बीटा 1 कहाँ पे है? आपके हार्ट पे है। बीटा 1 कहाँ है? आपके हार्ट पे है। और इसका मेन कार्य क्या है? फोर्स एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देता है। अब बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है? हमारा ब्रोंकाई पे होता है, जो रिलैक्सेशन का कार्य करता है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म किया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अगला जो पार्ट रहेगा आपका एडर्नर्जिक ड्रग्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये जो है ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए एज वेल एज फार्माकोलॉजी में।
तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको इसको अलग से दिखा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना तो तैयार कर लीजिए। और अगर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वालों के लिए इतना सफिशियंट है लिखने के लिए, अगर उनके एचएपी में आ जाता तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखेंगे, उनमें पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन फार्माकोलॉजी के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड जो है फर्स्ट सेकंड ईयर वालों के लिए, इसमें जिनका जो ये जो पार्ट अभी तक हमने खत्म किया, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में भी इसको इतना लिख देंगे, इतना लिखने के बाद ही वो एक मेडिसिन को डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में, तभी उनको अच्छा नंबर मिलेगा। यानी ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड में इंट्रोडक्शन का कार्य करेगा, सेम डिक्टो दोनों पेज। और फार्मा एचएपी में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोपैथोलॉजी में ये पूरा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य करेगा, इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। और फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर में ये आपके फार्माकोलॉजी में काम करेगा, इसलिए ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में भी काम आएगा और फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी में भी काम आएगा और सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा। तो ये जो बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपके 3 पेपर में पक्का हो सकता है, तीनों में पूछ ले, नहीं तो कम से कम आपके 2 एग्जाम में तो ये पक्का पूछेगा। धन्यवाद बॉयज एंड गर्ल्स। किसी को कोई भी समस्या हो तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।